everyone, I'm Gitanshi Aditya and today we are going to study chapter number 5 Mother of Mine. आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, साथ में हम चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 मदर ऑफ माइन से, मतलब मेरी माँ। तो सबसे पहले इसके टेक ऑफ पे आ जाते हैं। सो आप सभी अपने अपने बुक्स के पेज नंबर 82 पे आ जाएं, ठीक है। पेज नंबर 82 पे है मदर ऑफ माइन का टेक ऑफ। वन ऑफ गॉड्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स इज़ योर मदर। गॉड की, भगवान की आपके ऊपर जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना, जो उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है, वो आपकी माँ है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स योर फादर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु डज़ अ लॉट टू मेक यू हैप्पी। ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि आपके जो पापा हैं वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ में, जो कि आपके लिए बहुत कुछ करते हैं जिससे कि आप खुश होते हैं, ठीक है। योर ग्रैंड पेरेंट्स टू वर्कड विथ योर पेरेंट्स टू हेल्प यू वॉक व्हेन यू वर अ स्मॉल बेबी। और साथ ही आपके जो दादी दादा हैं, ठीक है, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी आपके पेरेंट्स के साथ मिलके आपकी बहुत हेल्प करते हैं जब आप छोटे होते हो, आपके चलने में, आपको खिलाने में, खाना खिलाने में, ठीक है, आपको इधर से उधर लेकर जाने में, ये सारे लोग आपकी हेल्प करते हैं। और साथ में देखो क्या बोल रहे हैं, हेल्प यू कम्प्लीट योर होमवर्क व्हेन यू स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। और यही लोग आपकी हेल्प करते हैं होमवर्क करने में जब आप स्टार्टिंग में स्कूल जाना शुरू करते हो, है ना। मम्मी पापा यही लोग हेल्प करते हैं ना, कि जब आप स्कूल जाना शुरू करते हो तो आपका होमवर्क कंप्लीट करवाने में, आपको टिफ़िन बना के देने में, और बहुत सारे ऐसे काम हैं, आपको रात को सुलाने में, ठीक है। ये सारे काम पेरेंट्स आपके लिए करते हैं। एंड गेव यू टाइमली मील्स टू कीप यू हेल्दी एंड हैप्पी। और साथ ही आपको वक्त पे खाना भी देते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर में जो आपका लंच है, फिर शाम को कुछ स्नैक्स, और उसके बाद फिर रात को खाना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देते हैं ताकि आप हेल्दी रहो, अच्छा आपका सेहत रहे और आप खुश रहो, ठीक है। तो पेरेंट्स जो हैं आपके लिए ये सारे काम करते हैं। अब however for everyone mothers are always very special। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद जो आपकी माँ है वो हर किसी के लिए, ठीक है, मम्मी जो है वो हर किसी के लिए एकदम स्पेशल ही होती है, ठीक। मम्मी जो होती है वो हमेशा ही सबसे स्पेशल होती है। Why do you think this is so? आपको क्यों लगता है कि ऐसा है, क्यों मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो write 3 reasons as to why you think your mother is the best person you could ever have in your life। अब आपको कोई 3 रीज़न लिखना है जिससे आपको ये लगता हो कि आपकी जो मम्मी है वो आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट पर्सन है। सबसे बेस्ट पर्सन कोई आपकी लाइफ में है तो वो आपकी मम्मी है। इसके 3 रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये टेक ऑफ आपका होमवर्क है, आप लिखेंगे कि कौन से 3 रीज़न है जिसके कारण आपकी जो मम्मी है वो आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है या बेस्ट पर्सन है, ठीक है। तो इस पे HW डाल लो और आ जाते हैं हम पोएम पे। लेट्स नाउ रीड 2 पोएम्स अबाउट द ग्रेट डीड्स ऑफ सुपर मम्स। अब हम 2 पोएम पढ़ने वाले हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी माँ जो है, हमारी जो मम्मी है, वो हमारे लिए कौन कौन से एकदम सुपर से काम करती हैं। तो सबसे पहला पोएम है एवरीथिंग मॉम। हाउ डिड यू फाइंड द एनर्जी मॉम टू डू ऑल द थिंग्स यू डिड, to be teacher, nurse and counselor to me when I was a kid? How did you do it all, Mom? Be a chauffeur, cook and friend, yet find time to be a playmate. I just can't comprehend. I see now it was love, Mom, that made you come whenever I'd call. Your inexhaustible love, Mom, and I thank you for it all. देखो यहाँ पे एक पोएम है जो मैंने अभी अभी रीड की, इसे लिखा है जोएना फचेस ने, ठीक है। तो यहाँ पे है हाउ डिड यू फाइंड द एनर्जी मॉम टू डू ऑल द थिंग्स यू डिड। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको इतनी सारी एनर्जी कैसे मिलती है, इतने सारे काम करने के लिए आपको इतनी एनर्जी कहाँ से मिल जाती है। एक बच्चा जो है वो अपनी मॉम से कह रहा है, ठीक है। ये जो लेखिका हैं वो अपनी मॉम के बारे में बता रही है या पूछ रही है उनसे कि आपके पास इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है कि आप इतना सारा काम कर लेते हो। टू बी टीचर, नर्स एंड काउंसलर टू मी व्हेन आई वाज अ किड। क्या के लिए, कौन सी चीज़ों के लिए? तो मेरे लिए आप एक टीचर भी बन जाते हो, ठीक है, एक नर्स भी बन जाते हो, एक काउंसलर भी बन जाते हो। जब मैं एक बच्चा था, मतलब जब छोटे होते हैं तो बच्चों को मम्मियाँ जो है वो पढ़ाती है ना, आपको भी आपकी मम्मी पढ़ाती है,
ठीक है। तो मम्मी आपको पढ़ाती है, जब आप कहीं गिर जाते हो, आपको लग जाती है, तो फिर मम्मी आपकी केयर करती है आपके जैसे मान लो आप गिर गए हो, आपको बहुत लग गया है, तो केयर करेंगी और फिर उस पर अच्छे से दवाई लगाएंगी, है ना। तो ऐसे मम्मी नर्स भी बन जाती है। और वैसे ही काउंसलर भी, मान लो उन्हें कुछ बताना होता है आपको कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से वो एडवाइस देती है आपको, आपको समझाती है अच्छी चीज़ों के बारे में, तो वो ये भी बन जाती है। तो देखो मम्मी आपके लिए क्या क्या काम करती है, उनके पास इतने सारे एनर्जी कहाँ से आती है इतने सारे काम करने के लिए। मतलब जब आप बच्चे होते हो तो वो पहले टीचर भी बन जाती है, नर्स भी बन जाती है और काउंसलर भी बन जाती है, ठीक है। फिर हाउ डिड यू डू इट ऑल मॉम, बी अ शॉफियर कुक एंड फ्रेंड, येट फाइंड टाइम टू बी अ प्लेमेट, आई जस्ट कांट कॉम्प्रिहेंड। अब वो बोल रही हैं कि आपके पास ये सब आप कैसे कर लेती हो मॉम, कि आप एक शॉफियर भी बन जाती हो, एक कुक भी बन जाती हो और एक फ्रेंड भी बन जाती हो। शॉफियर मतलब होता है ड्राइवर। जब आप छोटे होते हो तो आप जानते हो कि बहुत सारे लोगों की जो मम्मियाँ हैं वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, कईयों के पास स्कूटी होती है, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने भी आती हैं। तो यही बोल रही है कि आपके पास आप कैसे कर लेते हो ये सब काम, कि आप पहले एक ड्राइवर भी बन जाते हो, ठीक है, शॉफियर का मतलब ड्राइवर होता है, और कुक भी बन जाते हो, खाना भी बनाती है मम्मी, ठीक है, और फिर फ्रेंड भी बन जाती है। मान लो आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप अपनी मम्मी से बोलते हो ना, तो ये सारी चीज़ें मम्मी बन जाती है। और उसके बाद भी टाइम निकाल लेती है आपकी प्लेमेट बनने के लिए, मतलब आपके साथ खेलने के लिए। जब आप छोटे होते हो तो मम्मी आपके साथ खेलती है ना, तो ये सारे काम मम्मी कर लेती है। और यही बोल रहा है कि इतने सारे आप काम कर लेते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप कैसे कर लेते हो। ये वो लेखिका कह रही है जो पोएटेस है इस पोएम की, ठीक है। फिर आई सी नाउ इट वॉज लव मॉम दैट मेड यू कम वेन एवर आईड कॉल। अब मुझे समझ में आता है कि वो प्यार था, ऐसा वो लेखिका कह रही है अपनी मॉम के लिए, कि अब मुझे समझ में आता है कि आप ये सब कैसे कर पाती हो, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो और इसीलिए जब भी मैं आपको बुलाती हूँ आप वहाँ पे आ जाती हो, है ना। योर इनएग्जॉस्टिबल लव मॉम एंड आई थैंक यू फॉर इट ऑल। और यही आपका जो कभी भी ख़त्म ना होने वाला प्यार है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है और आज भी करते आ रहे हो, और जब भी मैं आपको बुलाती हूँ तब आप आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्यार है जो कभी ख़त्म नहीं होता आपका, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। ये वो लेखिका कह रही है। आप देखोगे कि आपकी भी मम्मी जो है आपके लिए ये सारे काम करती है ना, करती है या नहीं। आप लोगों को जब पढ़ाती भी है, फिर आपको लग जाती है तो आपकी केयर भी करती है, आपको टाइम पे खाना भी देती है, कहीं को आपको जाना होता है तो आप उन्हीं के साथ जाते हो, कोई चीज़ आपको चाहिए होती है तो आप अपनी मम्मी को बोलते हो, है ना। तो इस तरीके से मॉम जो है हमारी, वो हमारे लिए सब कुछ करती है, और इसीलिए जो हमारी मॉम है वो हमेशा ही हमारे लिए एकदम स्पेशल रहती है, ठीक है। तो ये थी एक पोएम। यहाँ पे कुछ ग्लॉसरी है। पहला है काउंसलर, पर्सन हु गिव्स एडवाइस, जो आदमी जो ना राय देता है, मतलब किस कोई काम आपको करना चाहिए या नहीं, जब आप उनसे पूछते हो या वो बताते हैं कि बेटा इसे मत करो क्योंकि इससे ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो वो काउंसलर कहलाता है, जो आपको एडवाइस देता है, अपनी राय देता है। फिर शॉफियर तो ड्राइवर, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है ड्राइव करते हुए। प्लेमेट, समवन विथ हुम वन प्लेस, प्लेमेट मतलब खेलने वाला साथी, ठीक है, तो वो आपकी मम्मी आपके साथ कभी कभी खेलती भी होगी तो वो प्लेमेट भी बन जाती है। कॉम्प्रिहेंड तो अंडरस्टैंड, नो, कॉम्प्रिहेंड मतलब होता है समझना, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना। इनएग्जॉस्टिबल, अनलिमिटेड या नेवर एंडिंग, मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, वो इनएग्जॉस्टिबल है। फिर एंटोनिम्स, किड, किड मतलब बच्चा, तो एडल्ट मतलब एक जवान। फ्रेंड मतलब दोस्त, तो एनिमी मतलब दुश्मन। लव मतलब प्यार, तो हेट मतलब नफरत, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर 85 पे। यहाँ पे एक और पोएम है, अवर मदर। Our mother is a detective. She is a great finder of clues. She found the mud and grass on our shoes when we were told not to go in the park because it would be getting dark, but come straight home. ठीक है, देखो। She found the jam on our thumbs and in our beds the tiniest crumbs.
From the cakes we said we had not eaten, when we blamed the cat for breaking the fruit ball. Because we did not want any fuss, she knew it was us. देखो यहाँ पे ना कुछ बच्चे हैं, यहाँ पे ये जो पोएम है, ये वाली जो पोएम है वो एलन एहलबर्ग ने लिखी है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, आवर मदर इज़ अ डिटेक्टिव। मेरी जो मम्मी है ना, हमारी जो मम्मी है ना, वो एक जासूस है, ठीक है। वो एक डिटेक्टिव है, एक जासूस है। शी इज़ अ ग्रेट फाइंडर ऑफ क्लूज़। वो जो है ना, वो सुराग ढूंढने में एकदम एक्सपर्ट है। हाँ, मतलब वो ना चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से पता लगा लेती है कि कौन जो बोल रहा है वो सच है कि झूठ है, ठीक है। उन्हें पता चल जाता है। तो कैसे, देखो, शी फाउंड द मड एंड ग्रास ऑन अवर शूज व्हेन वी वर टोल्ड नॉट टू गो इन द पार्क। हाँ, बिकॉज इट वुड बी गेटिंग डार्क बट कम स्ट्रेट होम। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि घर वापस जल्दी आ जाना, लेकिन फिर भी आप खेलने चले जाते हो, और उसके बाद भी आपकी मम्मी को पता चल जाता है कि आप खेलने गए थे, जबकि आप घर में आके बोल देते हो नहीं नहीं मैं तो नहीं गया था खेलने या नहीं गई थी खेलने। तो कैसे पता चल जाता है, तो आपके जो शूज़ में मड लगे रहता है वो मम्मी देख लेती है, ठीक है। जो कीचड़ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो लगे रहता है तो मम्मी देख लेती है। या ग्रास लगे रहता है, घास जिसे हम कहते हैं, तो वो लगा रहता है तो मम्मी देख लेती है और पहचान जाती है कि मैंने तो बोला था इसको घर आने के लिए, लेकिन ये फिर भी खेलने गया था, है ना। तो इस तरीके से मम्मी देखो इजीली पहचान जाती है। तो कभी झूठ मत बोला करो मम्मी से, मम्मी लोग बहुत इजीली पहचान जाते हैं कि आप कब सच बोल रहे हो और कब झूठ बोल रहे हो। फिर देखो, शी फाउंड द जैम ऑन अवर थम्स एंड इन अवर बेड द टाइनीस्ट क्रम्स। हाँ, और वो हमारे हाथ में ना जैम भी पकड़ लेती है। कभी होता है कि हम कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि हम हाथ धो लिए, लेकिन फिर भी ना हाथ में कभी कुछ कुछ रह जाता है। छोटे बच्चे और अच्छे से हाथ नहीं धो पाते। तो वो यही बोल रही है कि मेरे जो हमारी जो मम्मी है उन्हें पता चल जाता है, वो हमारे हाथ में जो जैम लगा रहता है, थंब में जो जैम लगा रहता है उसे भी पकड़ लेती है, और हमारे बेड पे जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं उसे भी वो देख लेती है। जैसे कई बार, और क्या के बारे में बोल रही है कि फ्रॉम द केक्स वी सेड वी हैड नॉट ईटन। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि, अच्छा आपने देखा ही होगा कि जब आप बिस्किट खाओगे या फिर कोई चॉकलेट खाओगे, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप खा रहे हो ना, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो गिरने लगते हैं। जैसे बिस्किट खाओगे तो स्पेशली देखना, और केक्स वगैरह भी, केक वगैरह आप खाओगे तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे गिरने लगते हैं। तो ना मम्मी जो है वो उसे भी फाइंड कर लेती है, उसे भी ढूंढ लेती है। तो ये बोल रहे हैं कि हमें जो है मना किया गया था कि केक वगैरह रखा हुआ है मत खाना, फिर भी हमने खा लिया। बाद में फिर मम्मी ने पूछा कि कहाँ गया केक, तो उन्होंने, बच्चों ने क्या बोल दिया, नहीं नहीं हमने तो नहीं खाया है, हमने तो बिल्कुल भी नहीं खाया है, ऐसे बोल दिए। लेकिन उनकी मम्मी को फिर भी पता चल गया, क्योंकि जब उन्होंने उनके हाथ देखे उन बच्चों के, तो उनके थंब पे जैम लगा हुआ था, केक पे जैम लगा हुआ था, तो वो थंब पे भी था उनके। साथ में उनके बिस्तर में, उन बच्चों के जो बेड था उस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, तो उससे उनको पता चल गया कि बच्चों ने ही खाया है, समझे। तो अपनी मम्मी से कभी झूठ मत बोला करो, वो छोटी छोटी बातें पकड़ लेती हैं। तो when we blamed the cat for breaking the fruit ball, और कभी कभी जब बाउल जैसे जिसपे फ्रूट रखते हैं ना, वो वाला बाउल जो है अगर हमसे टूट गया है तो हम किसी और का नाम लगा देते थे, जैसे वो बिल्ली ने तोड़ा है या किसी और ने तोड़ा है, उसके बाद भी वो समझ जाती थी कि हम ही ने तोड़ा है। तो इसीलिए वो जो पोइट हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो माँ है, हमारी जो मदर है, वो बहुत ही बड़ी डिटेक्टिव होती है, जासूस होती है, और उसे क्लूज मिल जाते हैं, बहुत सारे सुराग, जिससे वो पता लगा लेती है कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो अपनी मम्मी से कभी झूठ मत बोला करो। अब ग्लॉसरी, डिटेक्टिव, अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स क्राइम, रॉबरी एंड सो ऑन। डिटेक्टिव ऐसे पर्सन को बोलते हैं, ऐसे आदमी को बोलते हैं जो कि ये पता लगाता है कि कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, मतलब कोई गलत काम हुआ है या नहीं, या फिर रॉबरी, डकैती वगैरह हुई है कि नहीं, ठीक है। क्लू मतलब सुराग होता है, समथिंग दैट हेल्प्स अ पर्सन टू अंडरस्टैंड और सॉल्व अ प्रॉब्लम। ऐसी चीज़ों को क्लू कहा जाता है जिससे किसी चीज़ के बारे में पता लगाने में हेल्प मिले। छोटी छोटी चीज़ें जिससे किसी चीज़ के बारे में पता लगाने में हेल्प मिले उसे क्लू कहते हैं। टाइनीस्ट मतलब छोटा, एकदम छोटा, टाइनीस्ट मतलब सबसे छोटा। क्रम्स, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड
सच एज ब्रेड, केक्स एंड सो ऑन। मतलब छोटे छोटे टुकड़े खाने के, जैसे कि ब्रेड के या फिर केक के, उसे क्रम्स कहा जाता है। अब एंटोनिम है, तो ग्रेट मतलब महान, तो वीक मतलब कमजोर, ठीक है, तो ग्रेट, वीक। तो ये था हमारा मदर ऑफ माइन। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। तो जल्दी से अपनी बुक पे चैप्टर नंबर 7 पे आओ। चैप्टर नंबर 6 जो है, ट्रिडालिक द फ्रॉग, ठीक है, वो आपके कोर्स से कट कर दिया गया है, ठीक, तो उसे आप सभी काट लेंगे। चैप्टर नंबर 6 ट्रिडालिक द फ्रॉग, इसे आप कट कर लीजिए, ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। आप सभी आ जाइए चैप्टर नंबर 7 में, हम उसे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 के बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 पे आओ, पेज नंबर 110 पे है वो। तो ये चैप्टर है यंग रीडर्स ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो छोटे छोटे लोग हैं, यंग जो बहुत हैं अभी, उनके लिए। तो उसके टेक ऑफ पे आते हैं सबसे पहले। फर्स्ट, नेम एट लीस्ट 3 न्यूज़पेपर दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर सिटी, टाउन और विलेज। आपके सिटी, टाउन या फिर विलेज में बंटने वाले, डिस्ट्रीब्यूट होने वाले कोई भी 3 न्यूज़पेपर के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। वो फिर दैनिक भास्कर हो सकता है, हितवाद हो सकता है, नवभारत हो सकता है, हरिभूमि हो सकता है। तो आप ऐसे 4 न्यूज़पेपर के नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर बी, सेकेंड, नेम एट लीस्ट 1 कॉमिक बुक दैट यू लाइक द मोस्ट। एक कॉमिक बुक जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आई थिंक, पता नहीं, शायद आप लोग कॉमिक बुक पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, लेकिन पढ़ना चाहिए बेटा। कॉमिक बुक जो है वो बहुत अच्छी होती है, उससे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। एक जो कॉमिक बुक है वो बाल भास्कर है, ठीक है, वो बच्चों के लिए होती है। और एक दूसरी जो है वो मैजिक पॉट है, ठीक है। मैजिक पॉट भी एक बहुत ही अच्छी कॉमिक बुक है जो कि इंग्लिश में आती है, इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, तो उसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। थर्ड, इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टीवी, विच कार्टून कैरेक्टर डू यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वाई। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई मैगज़ीन पढ़ते हो या फिर टीवी देखते हो, तो फिर कौन सा कार्टून का कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, कुछ कार्टून कैरेक्टर्स जैसे भीम, ठीक है, या फिर बेंटन आपने देखा हो शायद, या फिर हनी बनी और टॉम एंड जेरी, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, ये कुछ कार्टून्स हैं। तो उसमें से जो आपको अच्छा लगता है या जिसका कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है, हो सकता है आपको टॉम एंड जेरी में से जेरी अच्छा लगता हो सकता है आपको हनी बनी में कोई अच्छा लगता हो, है ना। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगता है उनका नाम आप यहाँ पे लिखोगे, और क्यों आपको उसका कैरेक्टर अच्छा लगता है वो भी आपको लिखना है। तो जो आपको पसंद है बेटा, ठीक है, जो आपको पसंद है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर फोर्थ, इन अ न्यूज़पेपर, मैगजीन, विच कॉलम डू यू लाइक द मोस्ट, स्पोर्ट्स, कार्टून, म्यूजिक एंड सो ऑन, वाई। जब आप कोई न्यूज़पेपर देखते हो या कोई मैगज़ीन देखते हो, तो आपको उसमें क्या के बारे में पढ़ना, कौन सा कॉलम पढ़ना सबसे अच्छा लगता है, कार्टून का, स्पोर्ट्स का, म्यूज़िक का, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको लिखना है, क्यों अच्छा लगता है वो भी आपको लिखना है। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चे, पता नहीं, ये भी बहुत श्योर नहीं हो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। तो अब जो आपको अच्छा लगता है वो आप वैसे भी लिख सकते हो, कि अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट, टेनिस, जो भी, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। कार्टून पसंद है तो कार्टून के बारे में लिख सकते हो, और हो सकता है आप में से कुछ को म्यूज़िक भी अच्छा लगता हो, गाने सुनने अच्छे लगते हो, तो उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा टेक ऑफ। अब आ जाते हैं चैप्टर पे, पेज नंबर 112। To know the launching of a satellite or the next generation climbers of Mount Everest or the most challenging sports events of the day, we ought to read the daily newspaper. अगर हमें जानना है कि जो सैटेलाइट है, ठीक है, हम जानते हैं ना कि स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो अगर हमें किसी सैटेलाइट की लॉन्च के बारे में जानना है, या फिर माउंट एवरेस्ट में नेक्स्ट कौन लोग चढ़ने वाले हैं, माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी पहाड़ है, ठीक है, सबसे बड़ा पहाड़ है, तो उस पर कौन चढ़ने वाला है, ये अगर हमें जानना है, या फिर कोई भी सबसे जो चुनौतीपूर्ण, जो सबसे चैलेंजिंग स्पोर्ट होता है,
ठीक है, कोई भी गेम जो होता है, इवेंट जो होता है, वो पूरे दिन का कौन सा है, अगर ये सारी बातें हमें जाननी है तो उसके लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी इन चीज़ों के बारे में हम जान पाएंगे। तो ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, सेड विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि जो पूरा वर्ल्ड है ना वो एक स्टेज है। स्टेज आप लोग जानते हो ना, जहाँ पे आप लोग डांस परफॉर्म करते हो या फिर कोई एक्ट करते हो। तो विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े पोएट थे, ठीक है, और साथ ही वो क्या बोलना चाहिए, स्टोरीज लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे, प्लेराइट थे। तो वो जो उन्होंने कहा था कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये पूरा जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज है, ठीक है, और यहाँ पे हर आदमी और एक हर औरत जो है, मतलब लड़का लड़की सब लोग जो है अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। मतलब आपका काम क्या है, तो आपका काम है आपको पढ़ाई करना है और अच्छे से साथ में खेलना है, टाइम पे स्कूल जाना है, टाइम पे वापस आना है, टाइम पे अपने पेरेंट्स का अच्छे से बात मानना है। ये आपका रोल है, ठीक है, ये आपको करना है। तो ये जो पूरी दुनिया है वो एक स्टेज है और यहाँ पे हर कोई अपना अपना रोल जो है, अपना प्ले जो है वो कर रहा है, ठीक। एवरी डे वी वॉक एंड टॉक, सोर टू ग्रेट हाइट्स एंड प्ले अवर पार्ट इन अवर वर्क एंड स्टडीज़। हम हर दिन इधर से उधर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। हम में से कई लोग जो है बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, कोई अचानक से एक अच्छी सी न्यूज़ मिलती है और वो लोग बहुत ग्रेट हाइट्स तक पहुंच जाते हैं और अपना अपना काम करते हैं और अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं। ये उनका काम है, ठीक है, यही उनका रोल है इस वर्ल्ड में जो उनको करना है, ठीक है। हु कीप्स वॉचिंग दीज मोमेंट्स, तो इन चीज़ों को कौन देखता है, हम जो भी कर रहे हैं, वो जो भी हम काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को कौन देखता है। तो देयर इज समवन विद अ कैमरा इन हिज हैंड कॉल्ड अ रिपोर्टर। एक आदमी है जिसके हाथ में एक कैमरा होता है जो ये सारी चीज़ों को देखता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे आसपास हो रहा है जो कि कुछ अलग है, ठीक है, अलग नहीं तो कुछ जिससे कुछ नॉलेज मिल सके, इन सारी चीज़ों को एक आदमी देखता है और उसे हम कहते हैं रिपोर्टर। उसका काम होता है कि कैमरा लेना, इधर से उधर जाना, जो भी लोगों के साथ आसपास हो रहा है उसे कैमरे में रिकॉर्ड करना। जैसे आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो लोग जाते हैं ना इधर से उधर, लोगों से बात करते हैं, आप बताइए आपका इसके बारे में क्या राय है, और यहाँ पे देखो क्या हो गया, इस टाइप से न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं। तो उनके हाथ में एक कैमरा होता है, एक माइक होता है और वो उस जगह के बारे में बताने लगते हैं, ठीक है। तो he tracks people in cities, towns and villages to click these street plays, records the noises and posts it to his friends called writers and editors. वो जो है ना रिपोर्टर जो है वो अलग अलग सिटी में जाता है, टाउन में जाता है और विलेज में जाता है, वहाँ पे अलग अलग लोगों से बात करता है, उनकी बातों को जानता है और उसके बाद फिर सारी इन्फॉर्मेशन को अपने कुछ दोस्तों को भेज देता है जिन्हें हम राइटर और एडिटर कहते हैं। और ये जो राइटर और एडिटर होते हैं उनके बारे में स्टोरीज़ लिखते हैं और बाद में फिर उन स्टोरीज़ को न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है और वही न्यूज़पेपर हमारे घरों में आता है जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो In the course of this lesson, you will read some interesting reports. जब ये चैप्टर हम पढ़ते रहेंगे तो हम कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे. They will not only be of great interest to you, but will also be very informative. इसे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, साथ में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी. तो on 19 June 2000, France released a stamp to focus on the varied specimens stored in the zoological section of the National Museum of Natural History, France. 19 जून 2000 को फ्रांस ने ना एक वहाँ पे फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस एक कंट्री है, वहाँ पे एक म्यूज़ियम था जिसका नाम था नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. वहाँ पे ना अलग अलग जानवरों के स्पेसिमेंस थे, ठीक है, मतलब जो जानवर थे वो किस टाइप के थे उनके बारे में बहुत सारे उनकी अलग अलग ग्रुप्स थे, प्रजातियां थी, उनसे रिलेटेड एक स्टैम्प निकाला, बहुत सारे स्टैम्प जो है निकाला जूलॉजिकल सेक्शन के, मतलब जानवरों से रिलेटेड स्टैम्प निकाला, ठीक, फ्रांस में. द स्पेसिमेन इन दिस म्यूजियम इंक्लूड बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. यहाँ पे जो स्पेसिमेन मिले, मतलब जिन जिन एनिमल्स के ऊपर ये स्टैम्प्स निकले थे. स्टैम्प देखना, जब आप लोग पोस्ट ऑफिस जाओगे ना तो वहाँ पे स्टैम्प लगता है. जब आप किसी चीज़ को पोस्ट करने जाओगे तो बिना स्टैम्प के पोस्ट नहीं होता, तो स्टैम्प उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है. तो द स्पेसिमेन इन दिस म्यूज़ियम इंक्लूड बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. तो वहाँ पे उस म्यूज़ियम में क्या क्या के स्पेसिमेंस थे,
तो बर्ड्स के स्पेसिमेंस थे, अलग अलग बर्ड्स के, वहाँ पे किस टाइप के बर्ड्स होते हैं उसके जो है वो बना के वहाँ पे दिखाए गए थे। मैमल्स, तो जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स, जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, जैसे सांप हो गया, स्नेक जिसे, ठीक है। और एम्फीबियंस, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। तो ऐसे सारे एनिमल्स के ऊपर जो है वो स्टैम्प्स निकले थे। मोस्ट ऑफ दीज डेट बैक टू द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। इनमें से बहुत सारे जो स्पेसिमेंस थे वो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के शुरू में जैसे एनिमल्स पाए जाते थे, एनिमल्स जिस तरीके के पाए जाते थे उनसे रिलेटेड स्टैम्प्स थे वहाँ पे। They are mainly used for scientific study and only a tiny part of the collection is open to the public in the huge building of the Great Evolution Gallery. इन सभी चीज़ों को ना साइंटिफिक चीज़ों मतलब ना साइंटिफिक स्टडी के लिए, मतलब साइंटिस्ट जो है इसे पढ़ने के लिए, अलग अलग जानवरों के बारे में जानने के लिए यूज़ करते थे, और कुछ को वहाँ पे म्यूज़ियम में लोगों के देखने के लिए लगाया गया था। किस जगह पे? तो ग्रेट इवोल्यूशन गैलरी में, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना गैलरी में कैसे दिखाया गया था कि पहले जो जानवर थे वो कैसे दिखते थे और वो धीरे 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 अब कैसे दिखने लगे। इस पे ये कंटिन्यूस लाइन से लगा हुआ था। द गैलरी इंक्लूड सम ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड लाइक अ जिराफ दैट लिव्स इन सोमालिया एंड केन्या। यहाँ पे किस टाइप की ये जो गैलरी में देखने के लिए लोगों के कौन से जानवर लगाए गए थे? तो लार्जेस्ट एनिमल, सबसे बड़े एनिमल्स पूरी दुनिया के, जैसे कि जिराफ, जो कि सोमालिया और केन्या, पुराने समय में सोमालिया और केन्या में जो जिराफ पाए जाते थे वो सबसे बड़े होते थे, ठीक है। फिर जिराफ्स लिव इन स्मॉल ग्रुप्स एंड ओकेजनली फॉर्म हर्ड्स ऑफ 50 मेंबर्स। जिराफ जो है ना वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं और वो कभी कभी, बहुत कभी कभी, कम से कम 50 का, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 का एक झुंड बनाते हैं, नहीं तो हमेशा स्मॉल ग्रुप्स में ही रहते हैं। With an excellent view over the horizon, giraffes are walking watchtowers. They have nothing to fear from lions whose skull they can crush with a kick of their hind legs. हाँ, उन्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। क्यों? और साथ में क्या बोल रहे हैं कि उनके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो वो लोग ना वॉच टावर की तरह होते हैं। मतलब ऊपर देखना, वॉच टावर का मतलब है कि बहुत सारी जगह पे ना दूर से नज़र रखने के लिए दूर दूर पे ऐसे टावर लगाए रहते हैं जिस पे लोग चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि दूर से कुछ हो तो नहीं रहा है, ठीक है। तो वो जिराफ जो है वो वॉकिंग वॉच टावर की तरह है, मतलब चलते फिरते वॉच टावर है, क्योंकि वो खुद इतने, उनकी गर्दन जो है, उनका जो नेक है वो इतना लंबा होता है कि वो दूर दूर तक ऐसे ही देख पाते हैं। They have nothing to fear from lions whose skull they can crush with a kick of their hind leg. उनके पास डरने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि लॉयन से तो उन्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने पीछे के 4 पैर होते हैं, उसके 2 सामने 2 पीछे। तो अगर वो पीछे के अपने एक पैर से एक किक मारेगा उस लॉयन को, तो उसका जो लॉयन का जो सिर है वो क्रश हो जाएगा। तो उन्हें डरने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो देखो यहाँ पे एक न्यूज़ थी छोटी सी, है ना। न्यूज़ बेसिकली क्या के बारे में थी? स्टैम्प्स के बारे में थी, लेकिन साथ में आपने जिराफ के बारे में भी इतना कुछ जाना ना, कि वो पहले सोमालिया वगैरह के कितने बड़े बड़े जिराफ होते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है जब हम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर द आर्टिकल वी जस्ट रेड कॉन्सेंट्रेटेड मेनली ऑन द रिलीज ऑफ अ न्यू स्टैम्प बाय फ्रांस। हाँ, तो ये किसके बारे में था? मेनली जो कि न्यू एक स्टैम्प जो है जो फ्रांस में रिलीज़ हुआ था उसके बारे में था। बट व्हेन यू रीड द एंटायर आर्टिकल, लेकिन जब आपने पूरा ये आर्टिकल पढ़ा, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया, यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो आपने बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी गेन कर ली। दैट्स द एडवांटेज ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यू कम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। और यही फ़ायदा होता है एक न्यूज़पेपर पढ़ने का, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है इससे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो। फिर देखो ट्रैक्स मतलब होता है फॉलो, मतलब किसी चीज़ को ढूंढते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं ना, फॉलो करते हुए, तो वो ट्रैक्स कहलाता है। नॉइस, डिफरेंट इवेंट्स टेकिंग प्लेस। नॉइस का यहाँ मतलब होता है कि जो हाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती रहती है, उसको यहाँ पे नॉइस बोल दिया गया है, ठीक है। नॉइस का बेसिकली मतलब हल्ला होता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन अलग अलग जो चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही है उससे मतलब है। स्पेसिमेन, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग रिगार्डेड एज टिपिकल ऑफ इट्स क्लास और ग्रुप। जो अपने ग्रुप में सबसे अलग होता है ना, ठीक है, एक अलग टाइप जो होता है उसे स्पेसिमेन कहा जाता है। अब एंटोनिम्स देखो। नेक्स्ट मतलब बाद वाला,
तो प्रीवियस मतलब पिछला, नेक्स्ट मतलब बाद वाला, प्रीवियस मतलब पिछला। सोर मतलब एकदम ऊपर पहुंच जाना, तो डिसेंड मतलब नीचे। फिर ओकेजनली मतलब कभी कभी, तो फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत बार। हिंड मतलब पीछे, जैसे वो हिंड लेग्स मतलब जो किसी जानवर के पीछे के पैर, तो फ्रंट मतलब आगे के पैर। अब देखो इस पेज पे, पेज नंबर 113, हाउ डू वी नो दैट पीपल नीड हेल्प। कभी कभी देखना ऐसा होता है कि हमें कैसे पता चल पाएगा, मान लो किसी कोने में, पूरे भारत के किसी कोने में, इंडिया के किसी कोने में कहीं पे बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, सुनामी आ गई, तो इसके बारे में हमें कैसे पता चल पाएगा। और वहाँ पे रहने वाले लोगों को हेल्प भी चाहिए होगी ना, तो हम कैसे उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो देखो, There are people in various parts of the world who suffer from natural disaster. दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर से पीड़ित होते हैं, मतलब जो प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाना, ठीक है, ज़मीन जो है पूरी हिल जाती है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी पानी में आता है, ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दुनिया में बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं, मतलब पीड़ित होते हैं। The Gujarat earthquakes, the tsunami in Tamil Nadu, the cyclone and floods in विशाखापट्टनम एंड चेन्नई, मतलब गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, वैसे ही सुनामी आई थी तमिलनाडु में, और साइक्लोन मतलब फ्लड, और साइक्लोन मतलब चक्रवात, पानी में चक्रवात आया था, पानी एकदम लहरें क्या बोलना चाहिए, पूरा जो है ना पानी जो है गाँव में घुस गया था, जिससे पूरी बाढ़ आ गई थी। तो ये जो है चेन्नई और विशाखापट्टनम में हुआ था। ऑल दिस रिजल्टेड इन लॉस ऑफ लाइफ्स। इन सारे चक्करों में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। जब ऐसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। दे नीडेड इमीडिएट अटेंशन। इन लोगों को बहुत ही तुरंत ही लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। हेल्प फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें बचना होता है ना, लोगों को उनकी मदद करना है। मैनी पीपल रश टू द स्पॉट एंड हेल्प द पीपल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस जगह पे अगर आसपास हैं तो वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं और उन लोगों की हेल्प करते हैं। Here is a report on a quiet village in Chennai 1 year after the tsunami. हाँ, यहाँ पे एक रिपोर्ट है चेन्नई की एक विलेज की, सुनामी के 1 साल बाद। ठीक है, सुनामी आई, ठीक है, सुनामी आई, सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। उसके 1 साल बाद कोई एक रिपोर्टर वहाँ पे गया और फिर वहाँ पे लोगों से बात किया, तो क्या पता चला। A quiet fishing village, Kokilamedu, near Chennai, is on the southern coast of India. एक बहुत ही शांत सा फिशिंग विलेज, मतलब यहाँ पे लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। तो एक बहुत ही शांत सा फिशिंग विलेज था जिसका नाम था कोकिलामेडू। ये चेन्नई के पास था और ये साउदर्न कोस्ट में है, इंडिया के साउदर्न कोस्ट में ये विलेज है। The houses that stood on the shore front have given way to grass and plants. जो हाउसेस जो है ना, जो घर जो है वो शोर के, मतलब जो समुद्र के एकदम किनारे, समुद्र के किनारे के एकदम सामने थे, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे। A little distance away the sea is light blue and the waves play gently on the beach. और थोड़ी ही दूरी पे जो समुद्र है उसमें धीरे धीरे जो समुद्र है वो बड़ा शांत था और उसमें धीरे धीरे जो है वो लहरें आ रही थी। The sea seems to stretch to eternity, going far beyond the horizon. और ये जो सी है ना, वो ऐसे लग रहा था कि वो आगे एकदम पूरा, मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होगा, जैसा पूरा सी ऐसे दिख रहा था कि पता नहीं कहाँ तक गया है। ठीक है, और वो जहाँ तक किनारे हम देख पा रहे थे उससे भी और आगे था। तो ये एकदम जो सी है ना, समुद्र जो है वो एकदम फार बियॉन्ड था, जिसे हम देख ही नहीं पा रहे थे। इट सीम्स फ्रेंडली एंड ऑलमोस्ट वेलकमिंग। इसे देख के बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था सी बहुत अच्छा है और हमें अपने पास बुला रहा है कि आओ हम मेरे साथ खेलो, मेरे पास आओ, इस टाइप से। बट अ ईयर अगो द सी चेंज्ड इट्स कैरेक्टर। लेकिन 1 साल पहले ना ये सी ऐसा नहीं था। फॉर वन हॉरिबल डे इट स्वेप्ट इनलैंड। एक दिन, एक उस बुरे दिन क्या हुआ कि ये जो समुद्र की लहरें हैं ना, बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी और पानी जो है वो बहुत दूर दूर तक फेंकाने लगा, इतना दूर दूर तक कि वो लहरें उठ उठ के पूरे उस गांव के अंदर आ गई। ठीक है, पूरा पानी वहाँ पे आ गया और जो भी उसके पास रहता, मतलब मान लो कोई सामान है तो वो सामान वो अपने साथ बहा के ले जाता, कोई इंसान है तो उसे बहा के ले जाता, ऐसा पूरा बहुत सारी तबाही आई, लोगों के घर बर्बाद हो गए।
ठीक है, सुनामी आई, लोग एकदम शॉक में थे, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इवन द ओल्डेस्ट रेजिडेंट ऑफ दैट विलेज सेड दैट ही हैड नेवर सीन समथिंग लाइक इट बिफोर। और वहाँ पे जो सबसे पुराने समय से जो लोग रह रहे थे ना, मतलब बहुत एज वाले जो लोग थे, जो इस विलेज पे बहुत सालों से रह रहे थे, वो लोग भी इसे देख के एकदम दंग रह गए थे कि ऐसा हमने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। इतनी तबाही हुई थी कि पूरा विलेज एकदम बर्बाद हो गया था। और अब 1 साल बाद देखो फिर से वहाँ शांति है। तो कभी एक दिन ऐसा आता है जब सुनामी आती है, नेचुरल डिज़ास्टर आता है, बहुत सारा तबाही मचाता है, और फिर दूसरे दिन से सब चीज़ें, लेकिन लोगों की चीज़ें तो बर्बाद हो जाती है ना। फिर पेज नंबर 115 पे देखो, यू डेवलप द आर्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो आपको राइटिंग स्किल भी आ जाएगी कि कैसे लोग लिखते हैं, वो भी आप सीख जाओगे। लुक एट द सेंटेंसेज ऑफ द रिपोर्टर। यहाँ पे एक रिपोर्टर है जिसके सेंटेंसेज आपको देखने को कहा गया है। द हाउसेस दैट स्टूड ऑन द शोर फ्रंट हैव गिवन वे टू ग्रास एंड प्लांट्स। हाँ, जो हाउसेस शोर फ्रंट थे, मतलब समुद्र के किनारे के सामने थे, उन्होंने क्या के लिए जगह दी थी? तो ग्रास और प्लांट्स के लिए, मतलब वहाँ पे ग्रास और प्लांट्स बहुत ईजिली उगे हुए थे, इस टाइप से। कैन द हाउस रियली स्टैंड? देखो, कैन द हाउस रियली स्टैंड अप एंड गिव वे टू समबडी? व्हाट डज दिस इम्प्लाई? अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्या कोई हाउस सही में किसी को जगह दे सकता है? ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर लिखना क्या चाह रहा है? देखो, 1 साल पहले वहाँ पे हाउस थे, ठीक? जहाँ पे जिस जगह की बात हो रही है वहाँ पे 1 साल पहले, मतलब समुद्र का जो किनारा है ना, उसके सामने पहले हाउस थे, लेकिन जब सुनामी आई तो वहाँ से हाउस जो है वो सारे तबाह हो गए। सारे हाउस जो है ना वो पूरे जो है वो ढह गए, मतलब ना पूरे जो है टूट गए, पूरे वो अपने साथ बहा के ले गया, और अब वहाँ पे कोई भी हाउस नहीं है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ठीक है, पहले वहाँ पे था, लेकिन अब वहाँ पे क्या है? तो प्लांट्स और ग्रास है। अब The following is a report of the same tsunami. This time the focus is on those children who live on the seashore when the tsunami struck. अब उसी जगह की फिर से उसी सुनामी की बात हो रही है, और इस बार उन बच्चों के बारे में बताया जा रहा है जो वहीं पे मौजूद थे जब ये सुनामी आई। तो वो रिपोर्टर जाके उन बच्चों से बात किया कि क्या हुआ था उस टाइम जब सुनामी आई, आप लोग कहाँ थे, कैसे क्या हुआ, ऐसे वो बात कर रहा है। तो केशव मूर्ति, a student of class 8th, says he was playing by the sea that Sunday when suddenly he noticed the strange behavior of the waves. केशव मूर्ति एक 8th क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट है। उसने बताया कि वो उस दिन संडे था और वो बीच पे ही खेल रहा था, समुद्र के किनारे खेल रहा था, जब उसे अचानक से लगा कि जो वेव्स है, लहरें जो हैं, वो बड़ा अजीब सा कर रही थी, जैसे नॉर्मल आती थी चले जाती थी, लेकिन वो ऊंची ऊंची उठने लगी थी। फिर दे रोज अप हाई, वो बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी थी, ऑलमोस्ट एज हाई एज दैट कोकोनट ट्री। और कितनी ऊंची? तो एक कोकोनट ट्री को दिखाते हुए इसने कहा कि उतनी ऊंची ऊंची उठने लग गई थी, ऐसा बताया वो। आई रैन होम बिकॉज आई न्यू माई सिस्टर वॉज अलोन देयर। फिर उसने कहा कि मैं भागते हुए घर चला गया क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बहन वहाँ पे अकेली है। तो उसे पता था कि घर में मेरी बहन अकेली है, इसलिए वो वहाँ चला गया। शी इज़ ओनली 4, और वो सिर्फ 4 साल की थी, इसलिए वो अकेले डर जाती, इसलिए वो उसके पास चला गया। टुगेदर दे रैन अवे फ्रॉम देयर होम एंड देयर फ्रेंड द सी। और वो साथ साथ, वो और उसकी बहन अपने घर से मतलब दूर भागे, और साथ ही अपने दोस्त से भी दूर भागे जो कि था सी। अब वो लोग हमेशा से सी के पास रहे हैं, तो सी उनके दोस्त की तरह था। तो वो यही बोल रहा है कि अब हम अपने दोस्त से और अपने घर से दोनों से दूर भागे, क्योंकि सी अब अजीब सा बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसमें लहरें उठ रही थी बड़ी बड़ी, तो वो लोग डर गए थे। आई वॉज हेल्पिंग माई मदर विथ कुकिंग। अब एक लड़की है वल्ली, जो कि क्लास 7th में पढ़ती है। उसने कहा कि मैं अपनी माँ की खाना बनाने में हेल्प कर रही थी। आई हर्ड शाउटिंग, तब मैंने लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आई लुक्ड आउट एंड देन आई सॉ व्हाट वाज हैपनिंग। फिर मैंने बाहर देखा, तब मुझे पता चला कि क्या हो रहा है। Yes, I was very frightened. मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। 1 year later, the memories of that day linger on. और आज 1 साल बाद भी
वो जो उस दिन जब मैं उसे याद करती हूँ तो मुझे एकदम पूरी चीज़ें याद आ जाती है। मतलब पूरा सुनामी जैसे आई थी ना, तो पहले वो अपने घर में बैठ के अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी, फिर लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आई बाहर से, तो वो बाहर झाँक के देखी, तो उसने देखा कि बाप रे पूरा पानी आ रहा है, तो फिर वो लोग भागे एकदम। और आज भी वो बोल रही है कि मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मैं एकदम डर जाती हूँ, और मेरी पूरी जो यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। लकीली फॉर अस देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ हियर। वो उसने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि किसी की भी जान नहीं गई थी उस दिन। बट वी लॉस्ट ऑल अवर थिंग्स, लेकिन हमने अपनी सारी चीज़ें खो दी थी, हमारे सामान जो है वो हमने खो दिए थे। दे वर जस्ट वॉश्ड अवे, हमारे जो सारे सामान हैं, ठीक है, वो सब जो है वो पानी में चले गए थे। सेज बाल सुब्रमण्यम, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, एक क्लास 7th का स्टूडेंट है, उसने कहा कि हमें ये अच्छी बात है कि किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन हमने अपने सारे सामान खो दिए थे और ये सारे जो है वो पानी में बह गए थे। तो ये हुआ था, ठीक है। लिंगर समथिंग दैट इज स्टिल रिमेंबर्ड, मतलब जब किसी चीज़ को आप अभी भी याद कर पाते हो तो वो लिंगर कहलाता है। लिंगर मतलब याद आना, और लीव मतलब उसे भूल छोड़ देना, भूल जाना, मतलब लीव। फिर looking back, the children are stoic. They remember the tsunami as one of natural vagaries. देखो, अब जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, मतलब पीछे उन चीज़ों को याद करते हैं, तो उन्हें अभी भी बहुत ना मतलब बुरा फील होता है, चुप हो जाते हैं, उन्हें उस पूरे माहौल को याद कर लेते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है, ठीक है। दे रिमेंबर द सुनामी एज वन ऑफ द नेचर्स वैगरीज, वो लोग सुनामी को एक सडन बिहेवियर की तरह बस याद करते हैं कि अचानक एक दिन ऐसा हो गया था, अचानक चीज़ें बदल गई थी। द सी इज़ देयर, इट वॉन्ट डू दैट अगेन। और वो लोग कहते हैं, एक और जो बच्चा है वो कहता है क्लास 4th का, जिसका नाम था अरुणाचलम, वो कहता है कि सी अभी भी वही है और हम जानते हैं कि वो दोबारा ऐसा हमारे साथ नहीं करेगा, ऐसा वो कहता है। बट समटाइम्स व्हेन द विंड हाउल्स थ्रू द ट्रीज इट इज़ अ बिट फ्राइटनिंग। और फिर एक पंडियन करके एक बच्चा है, वो कहता है कि लेकिन कभी कभी जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं ना, तो हम बहुत डर जाते हैं कि कहीं दोबारा से वो सुनामी तो नहीं आ जाएगी। आई डोंट सी एनी रीज़न फॉर फियर, वी हैव लिव्ड हेयर फॉर सो लॉन्ग एंड द सी वॉज ऑलवेज क्लोज बाय। अब एक और बच्ची है जिसका नाम है मंजू मधा, वो कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि हमें डरना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा से ही रहे हैं और ये जो सी है वो हमेशा ही हमारे इतना पास रहा है, और वो क्यों हमें ऐसा कुछ करेगा जिससे कि हमें दुख हो, मतलब हमें हर्ट क्यों करना चाहेगा। ऐसा एक क्लास 6 की बच्ची है, वो कहती है। लाइफ गोज ऑन यूजल, और इसी तरह जो ज़िंदगी है वो उनकी चलते जाती है, ठीक है। द विलेज एल्डर्स इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स देयर शेयर ऑफ द एड दैट कम्स इन। विलेज के जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि जो भी उनके हिस्से का, मतलब जो लोगों का भी जितना नुकसान हुआ है और जितने पैसे उनके पास गवर्नमेंट से आए हैं, उनको सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। बोट गोज़ आउट टू सी अर्ली मॉर्निंग ब्रिंगिंग बैक होर्ड्स ऑफ फिश, और हर सुबह अभी भी जो बोट्स है वो, क्योंकि वो एक फ़िशिंग विलेज था, इसलिए सुबह सुबह बोट्स जो है वो पानी में हर सुबह जाती है और फिर बहुत सारी लार्ज ग्रुप्स ऑफ फिश लेके वापस भी आ जाती है। द वुमेन टेक द फिश टू द मार्केट टू सेल, फिर वो जो वुमेन होती है, औरतें जो होती है, वो उस फिश को ले जाती है मार्केट में बेचने के लिए। वाइल द मैन स्लीप ऑफ देयर टायर्डनेस द चिल्ड्रन आर एट स्कूल, और क्योंकि आदमी लोग जो है वो सुबह सुबह जो है वहाँ चले जाते हैं, वापस आते हैं, वो एकदम सुबह चले जाते हैं, पता है 4 बजे 3 बजे, और फिर वापस आते हैं वो लोग 7-8 बजे। फिर ना जो वुमेन है वो उसे बेचने चले जाती है, और जो आदमी है वो घर में आके सोता है, और बच्चे उस टाइम पे स्कूल पे रहते हैं, ठीक है। फिर विजय, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th, इज़ फिलोसफिकल इन हिज आउटलुक। एक जो विजय नाम का एक बच्चा है, वो सोचता है, वो ना मतलब सोचता है किस तरीके से, देखो, द सी विल नॉट हार्म अस, सी जो है, समुद्र जो है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दो ही इज़ नॉट एबल टू स्टेट रीज़न फॉर हिज कॉन्फिडेंस, वो बहुत कॉन्फिडेंट था लेकिन वो ऐसा बता नहीं पा रहा था कि क्यों होगा। सी के बारे में तो कोई नहीं जानता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही मतलब ना पॉजिटिव था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। सिंस दैट फेटफुल डे The children have been reading, studying and watching the television for news about tsunamis. और उस भयानक दिन के बाद से बच्चे जो है ना वो पढ़ने लगे, ठीक है,
रीड करते थे, स्टडी करते थे अच्छे से, और टेलीविज़न देखते थे, न्यूज़ देखते थे, ताकि वो सुनामी के बारे में अच्छे से जान पाए, ताकि मतलब बिहेवियर, मतलब सी जैसे इधर उधर चेंज होता है तो वो लोग पहले से ही पता लगा पाए और अपने आप को पहले से ही सेव कर पाएँ अगर दोबारा उस जगह पे सुनामी आती है तो। हैविंग वॉच्ड इट क्लोज बाय दे वॉन्टेड टू नो मोर, और क्योंकि उन्होंने बहुत पास से उसे देखा है, उनके तो विलेज में ही आ गया था, इसलिए वो सुनामी को और अच्छे से जानना चाहते थे। इन जापान सुनामीज आर अ कॉमन फीचर, जापान में तो सुनामी आना बहुत कॉमन है। दे हैव लर्न टू लिव विद दैम, उन्होंने उनके साथ जीना सीख लिया है। मतलब सुनामी आती है, वो पूरी चीज़ें तबाह कर देती है, वो लोग फिर से बना लेते हैं, फिर आती है, फिर से बना लेते हैं। तो वो लोगों को आदत पड़ गई है सुनामी की, वो लोग उसी के साथ जीना, मतलब लाइफ जीना सीख चुके हैं। फिर द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, play cricket on the shore, play in the sea, and lie down on the beach, all the while knowing that their friend the sea may one day turn against them again. जो बच्चे हैं वो लोग स्कूल जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं बीच में, ठीक है, सी में भी खेलते हैं, वहाँ पे सी पे बीच पे लेट जाते हैं और जानते हैं कि एक दिन फिर ऐसा आ सकता है कि सी में ऐसा कुछ सुनामी टाइप आ जाए, लेकिन फिर भी वो उनका दोस्त है, वो लोग आराम से रहते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सी शोर ही, ठीक है, समुद्र का किनारा ही उनका घर है और ये जो सी है वो हमेशा ही उनका फ्रेंड रहेगा। तो ये था एक और रिपोर्ट जिसमें आपने सुनामी के बारे में जाना। तो यहाँ पे ग्लॉसरी है, स्टोइक, अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप साइलेंटली, मतलब ऐसा स्टोइक ऐसे इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जो चुपचाप सारे जो दुख दर्द है वो चुपचाप सह लेता है, उसे स्टोइक कहते हैं। वैगरीज सडन चेंजेस इन अ सिचुएशन और बिहेवियर, जब कोई सिचुएशन, ठीक है, वो अचानक से चेंज हो जाती है तो उसे वैगरीज कहते हैं। एंश्योर मतलब मेक श्योर, मतलब किसी चीज़ के लिए श्योर हो जाना। होर्ड्स लार्ज ग्रुप, मतलब बड़े बड़े लार्ज ग्रुप में, ठीक है। फिलोसफिकल, हैविंग और शोइंग अ काम एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसअपॉइंटमेंट्स और डिफ़िकल्टीज, अगर कोई बुरी बात हुई है, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, किसी चीज़ से आपको नाराज़गी है जिससे आप खुश नहीं हो, ठीक है, फिर भी आप उसे कामली, अच्छा हो गया ना कोई बात नहीं, ऐसे लेते हैं, वो फिलोसफिकल आउटलुक होता है। फेटफुल, डिज़ास्ट्रस, मतलब बहुत ही क्या भयानक, जिसे हम कहते हैं ना, जो बहुत ही आपदा वाला जो था, ठीक है। तो क्लोज बाय मतलब बहुत पास, एंटोनिम से ये क्लोज बाय मतलब पास, तो फार अवे मतलब दूर। कॉमन जो बहुत कॉमन होता है, तो रेयर या फिर अनकॉमन जो कॉमन नहीं होता। अगेंस्ट मतलब उनके विपक्ष जिसे हम कहते हैं अगेंस्ट में, और फॉर मतलब उनके लिए, जो उनके साथ है और उनके साथ नहीं है, तो साथ नहीं है के लिए अगेंस्ट, जो साथ है उसके लिए फॉर। अब देखो पेज नंबर 117, वॉट हैव यू लर्न फ्रॉम द टू रिपोर्ट्स ऑन सुनामी, आपने इन दो रिपोर्ट से क्या सीखा। न्यूज़पेपर नॉट ओनली गिव अस न्यूज़ बट ऑल्सो एक्सप्रेस ह्यूमन बिहेवियर, देयर सेंटिमेंट्स एंड देयर सफरिंग, न्यूज़पेपर हमें सिर्फ न्यूज़ नहीं दिखाता है, वो हमें लोगों के बारे में भी बताता है कि लोग कैसा बिहेव करते हैं, कैसा उनकी फीलिंग्स होती है, ठीक है, और कैसा वो लोग दुख झेले रहते हैं, इन सब के बारे में वो हमें बताता है। दिस इनेबल अस टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, और यही हमें सिखाता है कि हमें लोगों के लिए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए काम करना है। फिर It inspires us to reach out not only to the poor and the needy but also to anyone who may need our help, और हमें यही सिखाता है कि हमें सिर्फ जो गरीब होते हैं उन्हीं के लिए काम नहीं करना है, बल्कि जिनकी भी ज़रूरत हो जिसे भी, हमें उन सब की काम में आना है, उनकी हेल्प करनी है। अब देखो यहाँ पे एक आर्टिकल है ए आर रहमान के बारे में, जिसमें उनके परफॉर्मेंस के बारे में लिखा गया है, जो कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में दिया था। यूनाइटेड नेशंस एक वर्ल्ड की संस्था है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की संस्था है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग जितने भी नेशंस इसमें हैं, जितने भी नेशन हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सारे इसके एक हिस्सा हैं। तो वहाँ पे उन्होंने इंडिया को प्राउड किया था। ए आर रहमान एक इंडियन है, उन्होंने इंडिया को कैसे प्राउड किया था उसकी एक स्टोरी है। तो ऑस्कर विनिंग कंपोजर ए आर रहमान enthralled a packed audience at the iconic UN General Assembly Hall with his renditions of Indian Carnatic legend M.S. Subbulakshmi's music, Sufi songs, and the foot-tapping Jai Ho at a concert to make India's 70th Independence Day here.
ऑस्कर विनिंग कंपोज़र ए आर रहमान एक म्यूज़िक कंपोज़र है जिनको ऑस्कर तक मिल चुका है। ऑस्कर एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है, ठीक है। और वो उन्होंने जो है ना वो सबका अटेंशन पा लिया था, मतलब सबको अपनी ओर आकर्षित कर दिया था जब वो यूएन की जनरल असेंबली में क्या किए थे, परफॉर्म किए थे इंडिया का जो म्यूज़िक है, किसका, एम एस सुब्बलक्ष्मी का जो म्यूज़िक है उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया था। और साथ ही जिस गाने के लिए उन्हें ऑस्कर मिला था, जय हो, उसे वहाँ पे परफॉर्म किया था जब हमारा जो 70th इंडिपेंडेंस डे, यूएन में 70th इंडिपेंडेंस डे इंडिया का सेलिब्रेट किया गया था। और वहाँ पे ए आर रहमान जो है उन्होंने परफॉर्म किया था एम एस सुब्बलक्ष्मी का म्यूज़िक, साथ में अपना जो सॉन्ग है जिसके कारण उन्हें ऑस्कर मिला था, जय हो। तो उसके बारे में एक रिपोर्ट है जिसे हम पढ़ेंगे। तो इंथ्राल्ड का मतलब होता है कैप्चर्ड अटेंशन ऑफ, मतलब लोगों का ध्यान खींच लेना। वैसे ही रेडिशंस, परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्रामा और पीस ऑफ म्यूज़िक, मतलब किसी ड्रामा को परफॉर्म करना या फिर किसी म्यूज़िक को परफॉर्म करना। लेजेंड, तो एक्सट्रीमली फेमस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, जब कोई किसी फील्ड में, मतलब किसी क्षेत्र में बहुत फेमस होता है तो उसे लेजेंड कहा जाता है। अब देखो, Rahman 49 became the second Indian artist after Subbulakshmi to perform in the General Assembly Hall, which is the usual platform for global readers to address the world. रहमान 49 ईयर्स के थे और वो सेकेंड इंडियन आर्टिस्ट थे जिन्होंने यूएन जनरल असेंबली में परफॉर्म किया था एम एस सुब्बलक्ष्मी के बाद। और ये जो है वो दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है, नेता हैं, उन सब का प्लेटफॉर्म है। वो लोग यहीं पे पूरे दुनिया को अपनी बातें यहीं से बताते हैं। ये एक वर्ल्ड वाला प्लेटफॉर्म है। द कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियाज परमानेंट मिशन टू द यूएन विद द सपोर्ट ऑफ संकारा नेत्रालय एंड इंडिया बेस्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कॉन्सर्ट हुआ था ना, उसे ऑर्गेनाइज किया था इंडिया के परमानेंट मिशन के लिए यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। किसके सपोर्ट से, संकारा नेत्रालय के सपोर्ट से, जो कि एक इंडिया की बेस्ड, इंडिया की एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कब परफॉर्म किया गया था, तो 70th इंडिपेंडेंस डे को परफॉर्म किया था ए आर रहमान ने। वॉज अ ट्रिब्यूट बाय ए आर रहमान टू सुब्बलक्ष्मी ऑन द ओकेजन ऑफ अर बर्थ सेनेटरी। और ये किस ओकेजन पे था, मतलब उनके जो बर्थ सेनेटरी थी, ठीक है, जन्म वाला, जो क्या बोलना चाहिए उसका, बर्थडे भी था उनका, तो उनको एक ट्रिब्यूट के तौर पे, ठीक है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इसे परफॉर्म किया था ए आर रहमान ने। दिस ईयर ऑल्सो मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ हर परफॉर्मेंस एट द यूएन। और ये वो 50वां साल भी था जब उन्होंने यूएन में परफॉर्म किया था। मतलब ए आर रहमान जिस दिन परफॉर्म कर रहे थे ना, उससे 50 साल पहले सुब्बलक्ष्मी ने यहाँ परफॉर्म किया था। फिर the first ever musician to be awarded India's highest civilian honor, the Bharat Ratna Subbulakshmi, was invited by the then UN Secretary General Late U Than to perform at the General Assembly in October 1966, becoming the first Indian to perform there. सुब्बलक्ष्मी पहले ऐसे इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्हें भारत रत्न, इंडिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया गया था, भारत रत्न। और सुब्बलक्ष्मी को यूएन जनरल असेंबली के जो उस टाइम के सेक्रेटरी जनरल थे, यू ठान जिनका नाम था, उन्होंने वहाँ पे जनरल असेंबली में परफॉर्म करने के लिए बुलाया था अक्टूबर 1966 में। उसके 50 साल बाद ए आर रहमान ने यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है। और वो जो सुब्बलक्ष्मी थे वो पहले इंडियन थे जिन्होंने यूएन में परफॉर्म किया था। The audience of ambassadors, diplomats and Indian Americans welcomed Rahman with a thunderous applause and loud cheers as he stepped on stage, dressed in traditional Indian attire. जितने भी ऑडियंस थे वो लोग अलग अलग देशों के दूत थे, ठीक है, वो दो देशों के बीच में बात कराने वाले लोग थे, इंडियंस थे, अमेरिकन्स थे, उन सबों ने ए आर रहमान का स्वागत बड़े जोश से किया, ठीक है। एंड लाउड चीयर्स एज ही स्टेप्ड ऑन स्टेज, और लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे जैसे ही वो स्टेज पे आए, ठीक है, क्यों, और वो जो है ना एक इंडियन ड्रेसअप में आए थे वहाँ पे स्टेज में। फिर देखो, थ्रू द नियरली 3-hour long concert on Monday, Rahman and his troupe performed Subbulakshmi's music and composition. 3 घंटे लॉन्ग ये कॉन्सर्ट चला था मंडे को, और रहमान ने और उनकी पूरे ग्रुप ने सुब्बलक्ष्मी के म्यूज़िक को वहाँ पे परफॉर्म किया था। A highlight of the concert was the performances by the students of Sunshine Orchestra. जो एक हाईलाइट, मतलब एक जो बहुत जो इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइट था, मतलब
क्या बोलना चाहिए, जो बात याद करने लायक थी वो परफॉर्मेंस थी सनशाइन ऑर्केस्ट्रा के स्टूडेंट्स के द्वारा। ये ए आर रहमान का फाउंडेशन था। यहाँ पे जो बच्चे थे ना, वो लोग अंडर प्रिविलेज यंगस्टर थे, मतलब इनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। तो ए आर रहमान की एक संस्था चलती है, यहाँ पे वो ऐसे बच्चों को लेते हैं जिन्हें जल्दी से मौका नहीं मिलता लेकिन टैलेंट बहुत होता है। तो उनके ऑर्केस्ट्रा था सनशाइन ऑर्केस्ट्रा, तो उन बच्चों ने वहाँ पे परफॉर्म किया था, जो कि पूरे शो के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था। From today you are privileged, you are not underprivileged anymore। और वहाँ पे उन्होंने उन बच्चों से कहा कि आज से आप प्रिविलेज्ड हो, मतलब आपको सारी चीज़ें मिल गई है, आप अंडर प्रिविलेज नहीं हो, क्योंकि आपको यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, परफॉर्म करने का मौका मिला है। इससे ज़्यादा किसी को क्या मिलेगा। तो पहले के बच्चे जो जिन्हें बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया था, जो बहुत सारे संसाधन नहीं थे, अब वो लोग यूएन में परफॉर्म कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो वो यही कह रहे थे। एड्रेस, ग्लॉसरी देखो, एड्रेस स्पीक टू मतलब किसी को बोलना, किसी से बोलना। अटायर, क्लॉथ्स स्पेशली फॉर्मल मंथ्स, जो फॉर्मल क्लोथ्स होते हैं ना वो अटायर कहलाता है। ट्रूप, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, एक्टर्स और अदर एंटरटेनर्स, मतलब डांसर्स का, एक्टर्स का और दूसरे एंटरटेनर्स का ग्रुप। अंडर प्रिविलेज्ड, पर्सन हु डज नॉट एन्जॉय राइट्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइक अदर, ऐसे लोग जो कि लाइफ जो है वो अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते जैसे दूसरे लोग कर पाते हैं, उन्हें अंडर प्रिविलेज्ड कहा जाता है। गियर्ड, गॉट रेडी मतलब रेडी हो जाना। फिर newspaper not only give us information about worldly affairs but also help us improve our English language skills। न्यूज़पेपर सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता है बल्कि हमें अपनी इंग्लिश सुधारने का भी मौका देता है। रीड आउट टू फाइंड आउट हाउ द कॉलम नो योर इंग्लिश, यहाँ पे नो योर इंग्लिश करके एक टाइटल है। इन द फाइनल सीन, ये आप खुद से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, यहाँ पे नो योर इंग्लिश है, इससे आप खुद से पढ़ेंगे, ये आपको खुद से पढ़ना है। तो पेज पलटो, पेज नंबर 120 पे आओ। न्यूज़पेपर्स आर लाइक अवर विंडोज टू द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर हमारे लिए दुनिया की खिड़की जैसी है। दे इन्फॉर्म अस, टीच अस, इंस्पायर अस एंड एंटरटेन अस एंड मोटिवेट अस एज वेल। ये हमें चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक है, हमें कुछ नया सिखाते हैं, कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमें बहुत ही एंटरटेन भी करते हैं, ठीक है, और हमें मोटिवेट भी करते हैं। When we read newspaper articles, we may not understand all the words। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो हम बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाते हैं। But if we understand what they try to say, we can still benefit a lot from them। लेकिन अगर फिर भी हम उसे समझने की कोशिश करें तो हम बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख सकते हैं। The more we read, the more knowledge we will have। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज हमें मिलेगा। Let us therefore start reading daily newspaper, for wise people say knowledge is power। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि चलो आज से हम हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि जो बहुत ही ज्ञानी लोग थे वो कहते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, मतलब वो कहते थे कि नॉलेज हमारे पास होना चाहिए क्योंकि नॉलेज ही ताकत होती है। द फुल नेम ऑफ ए आर रहमान इज़ अल्लाह राखा रहमान। ए आर रहमान का फुल नेम है अल्लाह राखा रहमान। ए आर रहमान इज़ नोन एज द मोज़ार्ट ऑफ मद्रास। ए आर रहमान को मद्रास का मोज़ार्ट कहा जाता है। मोज़ार्ट एक बहुत ही बड़े म्यूज़िक कंपोज़र थे, इसीलिए ए आर रहमान को उनसे कंपेयर करते हुए मद्रास का मोज़ार्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी यंग रीडर्स ऑफ डेली न्यूज़पेपर। अब आ जाओ आप लोग ब्रेन बॉस में, ठीक है, ब्रेन बॉस पे आ जाओ। इसके टेक ऑफ को देखो। ड्रॉ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प यू टू डू द फॉलोइंग। आपको अपने बॉडी के उन पार्ट्स को यहाँ पे ड्रॉ करना है जिससे आप ये सारे काम कर पाते हो। जैसे रीड आप किसकी मदद से कर पाते हो, कौन से बॉडी पार्ट की? देख नहीं पाओगे तो रीड कर पाओगे क्या? तो आँख यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। फिर राइट कैसे करते हो, लिखते किससे हो? हाथ से, तो हाथ ड्रॉ करना। फिर थिंक, सोचते किससे हो? तो ब्रेन, तो ब्रेन ड्रॉ करना। तब देखो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं ना वो एक साथ काम करते हैं एक मशीन की तरह।
द ब्रेन वर्क्स लाइक अ कंट्रोल स्विच। ब्रेन जो है ना वो कंट्रोल स्विच की तरह है। हमारा जो पूरी बॉडी है उसे ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा ब्रेन जो है वो उसे सपोर्ट करता है। ब्रेन बोल रहा है कि मैं बोलूँ तो मैं बोल पा रही हूँ। When the brain asks us to see the object, the eyes view the object and the brain tells us what the object is. जब हमारा ब्रेन बताता है कि हमें किसी चीज़ को देखना है तभी हम उसे देख पाते हैं, और फिर हमारा ब्रेन ही हमें बताता है कि वो चीज़ क्या है। मान लो मैं आप लोगों को देख रही हूँ, तो मैं क्यों देख पा रही हूँ? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो हमें बोल रहा है कि देखो, और वो मुझे बता रहा है कि मैं आप लोगों को देख रही हूँ, ऐसे। फिर देखो, the eyes view the object. फिर when the brain asks us to eat food, the mouth chews the food and taste buds send messages to the brain to tell us whether the food is salty, sour or spicy. जब हमारा ब्रेन हमें बताता है कि फूड खाओ, ठीक है, जब वो कहता है कि खाओ, तब हमारा जो मुंह है ना वो फूड को च्यू करता है, मतलब चबा पाता है, और फिर हमारे जो टेस्ट बड्स हैं, मतलब जिससे हमें टेस्ट आता है, वो ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचाते हैं, और ब्रेन हमें बताता है कि फूड हमारा सॉल्टी है कि टेस्टी है कि कैसा है। तो हर चीज़ जो हम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ब्रेन करवा रहा है हमसे। मैं हाथ हिला रही हूँ तो मैं खुद से नहीं हिला रही हूँ, ब्रेन बोल रहा है इसलिए मैं हिला पा रही हूँ। मैं आपको इतना बता पा रही हूँ तो ब्रेन बोल रहा है इसलिए कर पा रही हूँ। तो हमारी बॉडी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्या बोलना चाहिए, जिससे हम सारी चीज़ें कर पाते हैं, वो है ब्रेन। तो अब देखो यहाँ पे एक पोयम है, ब्रेन बॉस, जिसे लिखा है जूलिया डोनाल्डसन ने। Here is a cute poem on the brain that helps us to do everything though we have never seen it or touch it. यहाँ पे एक क्यूट सी पोयम है ब्रेन के बारे में। ब्रेन हमें हर काम करने में हेल्प करता है, जबकि हमने कभी उसे देखा भी नहीं है, ना ही हम उसे टच कर पाते हैं। तो I've never seen you, we have never met you, I cannot hear or touch you, and yet you are there in my head, a part of me, helping me touch and hear and see. You wiggle my fingers and lift my feet and open my mouth when I want to eat. You make me happy and sad and cross. There's no doubt about it, you are the boss. You summon my laughter, send out my screams, think all my thoughts and dream all my dreams. And I cannot keep count of the numbers of time you have given me rhythms and found me rhymes. So I am writing this poem, Brain, for you, though I wonder now if that's really true. The more I think, the more I see that it's you who are writing the poem for me. देखो यहाँ पे जो पोएटेस है वो क्या बोल रही है? आई हैव नेवर सीन यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। वी हैव नेवर मेट यू, हम तुमसे कभी मिले नहीं हैं। आई कैन नॉट हियर और टच यू, मैं तुम्हें सुन नहीं सकती, ना ही तुम्हें टच कर सकती हूँ। येट यू आर देयर इन माई हेड, अ पार्ट ऑफ मी, लेकिन फिर भी तुम मेरे हेड में हो, मेरे जो सिर में तुम हो, तुम मेरा एक पार्ट हो, मेरा एक हिस्सा हो। हेल्पिंग मी टच एंड हियर एंड सी, और तुम्हें मुझे हेल्प करते हो चीज़ों को टच करने में, चीज़ों को सुनने में और चीज़ों को देखने में, ठीक है। यू विगल माई फिंगर्स एंड लिफ्ट माई फीट, तुम ही मेरे जो फिंगर्स है उसे ऐसे हिला पाते हो, ठीक है, ऊपर नीचे मैं कर पाती हूँ फिंगर्स को तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम बोल रहे हो। एंड लिफ्ट माई फीट, मतलब जब मैं पैर उठा पा रही हूँ तो वो भी तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम बोल रहे हो। एंड ओपन माई माउथ व्हेन आई वॉन्ट टू ईट, और मैं अपना मुंह भी तभी खोल पाती हूँ खाने के लिए जब तुम बोलते हो। यू मेक मी हैप्पी एंड सैड एंड क्रॉस, तुम मुझे खुश भी बनाते हो, दुखी भी बनाते हो और गुस्सा भी करते हो। मतलब जब ब्रेन को गुस्सा बोलता है ना कि अब तुम्हें गुस्सा होना है, तब हम गुस्सा हो जाते हैं। जब ब्रेन बोलता है कि खुश होना है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब ब्रेन बोलता है हमें दुखी होना है तो हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, यू आर द बॉस, और इसमें कोई शक नहीं है कि तुम ही बॉस हो, मतलब तुम ही सबसे सुप्रीम हो, क्योंकि मुझे पूरी तरीके से तुम्हारी बात माननी है। मैं जो भी काम करता हूँ वो तुम्हारे बोलने पे ही करता हूँ, इसीलिए तुम बॉस हो। फिर यू समॉन माई लाफ्टर एंड सेंड आउट माई स्क्रीम्स, तो भी तुम्हारे कारण ही मैं हंसता हूँ, ठीक है, तुम्हें मेरी हंसी लाते हो, तुम बोलते हो हंसो तो मैं हंसता हूँ, और जब तुम बोलते हो मैं चीखूँ तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ, ठीक है।
थिंक ऑल माई थाट्स एंड ड्रीम ऑल माई ड्रीम्स। और तुम मेरी हर सोच को सोच लेते हो, जो अभी आप दिमाग में जो भी आप सोच रहे हो वो सब दिमाग ही तो सोचवा रहे हैं ना, या फिर जो भी आप सपने देख रहे हो वो भी ब्रेन भी देखता है, क्योंकि हम हर काम तो उसी के कारण कर पाते हैं। फिर एंड आई कांट कीप काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव गिवन मी रिदम एंड फाउंड माई राइम्स। और मुझे पता भी नहीं है कि कितने बार मैं गिन भी नहीं सकता कि कितने बार तुमने मुझे रिदम दी है और राइम्स मुझे याद करवाया है। कई बार बहुत सारी चीज़ें याद करने में भी हेल्प करता है ना, तो आप याद क्यों कर पाते हो? क्योंकि ब्रेन याद करता है। अगर वो ब्रेन याद ही नहीं करना चाहेगा तो आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। जब ब्रेन याद करने के लिए रेडी होता है तब हम राइम्स और कोई भी चीज़ें याद कर पाते हैं। सो आई एम राइटिंग दिस पोएम ब्रेन फॉर यू। इसीलिए मैं ये पोएम लिख रही हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा पोएटस कह रही है कि इसीलिए मैं ये पोएम लिख रही हूँ ब्रेन, तुम्हारे लिए लिख रही हूँ। दो आई वंडर नाउ इफ दैट्स रियली ट्रू। लेकिन अब मैं सोच में पड़ी हुई हूँ कि क्या ये सही बात है कि मैं ये पोएम लिख रही हूँ तुम्हारे लिए, क्या ये सही बात है? द मोर आई थिंक द मोर आई सी। क्योंकि मैं जितना ज़्यादा सोचती हूँ उतना ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ दैट इट्स यू हु आर राइटिंग द पोएम फॉर मी। क्योंकि तुम ही तो हो जो मेरे लिए पोएम लिख रहे हो। क्योंकि जब सब काम तुम करते हो तो जब मैं पोएम लिखने के लिए बैठी हूँ तो वो भी तो मैं तभी लिख पा रही हूँ ना जब तुम मुझसे लिखवा रहे हो। तो मैं क्या कर रही हूँ? पोएम भी तो तुम खुद ही लिख रहे हो मेरे लिखने के लिए। तो वो यही बोल रही है कि हमारे हर काम जो भी हम करते हैं वो सब काम का कारण जो है वो कौन होता है? तो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है। अब वो बोल रही है कि मैं ये पोएम तो लिख रही हूँ लेकिन क्यों मुझे लगता है मैं लिख रही हूँ, लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ, तुम लिखवा रहे हो मुझसे, तुम ये सारे काम मेरे से करवा रहे हो। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि ब्रेन जो है वो मेरे लिए पोएम लिख रहा है, ठीक है। मैं ब्रेन के लिए नहीं, ब्रेन मेरे लिए पोएम लिख रहा है। तो वही बोल रही है कि ब्रेन जो है वो बॉस होता है, सारे काम दुनिया के वही हमसे करवाता है। हम सुबह उठ के जब ब्रश करते हैं वहाँ से लेकर रात के सोते तक सारे काम जो है वो हमसे ब्रेन ही करवाता है, ठीक है। तो ब्रेन जो है वो बॉस होता है। अब देखो ग्लॉसरी, विगल, मूव अप एंड डाउन और साइड टू साइड, मतलब ऊपर नीचे या फिर साइड साइड, उसे विगल करना कहते हैं। ऐसे जो हम करते हैं ना हाथ का मूवमेंट, यहाँ पे फिंगर से बोला गया है, तो हम हाथ को जैसे मूव करते हैं, ये सारी काम हमसे ब्रेन करवाता है। क्रॉस, अनॉयड मतलब गुस्सा हो जाना, हमने एंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था क्रॉस। अब समॉन, मेकिंग समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो वो समन कहते हैं उसे। वंडर, डाउट, नॉट श्योर, वंडर मतलब सोच में पड़ जाना, उसे डाउट हो जाना किसी बात के लिए, उसे वंडर कहते हैं। एंटोनिम्स देखो, नेवर मतलब कभी भी नहीं, तो ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर ऑलवेज। पार्ट मतलब आधा, तो होल मतलब पूरा, पार्ट आधा, होल मतलब पूरा। फिर डाउट मतलब किसी चीज़ को लेके आपको शंका होती है कि ये होगा या नहीं, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा सर्टन, मतलब जिसके लिए आपको श्योरिटी होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे एंटोनिम्स। अब देखो हमने आज 3 चैप्टर कंप्लीटली पढ़ लिए हैं, ठीक है। एक था हमारा मदर ऑफ माइंड, दूसरा था यंग रीडर्स ऑफ न्यूज़पेपर और तीसरा था ब्रेन बॉस, ठीक है। अब हमने क्योंकि चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में इनके जो एक्सरसाइज है वो फिल करेंगे। तो अगर आज ये चैप्टर्स पढ़ने में अच्छा लगा हो, वीडियो देखने में मज़ा आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।